गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन स्टडी कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन, यानी कि आज हम हेलोएरिन की केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे। देखिए, हमने तीन टाइप की न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शन स्टडी की है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरी एलिमिनेशन और तीसरी रिएक्शन विथ मेटल्स। अब यहाँ पर हम आज देख रहे हैं हेलोएरिन की केमिकल रिएक्शन। देखिए, हेलो एल्केन और हेलोएरिन और वाइनिल हैलाइड की बात करें तो सभी में कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन अगर हेलोएरिन और वाइनिल हैलाइड की बात अगर करें कंपेयर करके हेलो एल्केन में, तो हेलोएरिन लेस रिएक्टिव है हेलो एल्केन से। किसके अगेंस्ट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अगेंस्ट। यानी कि हम यहाँ पर सिंपल सी लैंग्वेज में कह रहे हैं कि वाइनिल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों हेलो एल्केन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। अब क्यों है, इसका कुछ रीज़न है, तो वो रीज़न हम वन बाय वन ले लेते हैं। जैसे कि पहला रीज़न हम दे दें तो रेजोनेंस इफेक्ट। हमें पता है कि एरिल हैलाइड में, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लोरीन बेंजीन के एग्जाम्पल लिया है कि ये लॉन पेयर प्रेजेंट है, 3 लॉन पेयर। ये 3 लॉन पेयर रेजोनेंस करते हैं और रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पर। अब रेजोनेंस करने की वजह से यहाँ पर कार्बन क्लोरीन के बीच पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं। डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होने की वजह से ये लिटिल मोर डिफिकल्ट टू ब्रेकअप, यानी कि ये हेलोजन कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यह एक रीज़न है जिसकी वजह से हेलोएरिन यानी कि एरिल हैलाइड हेलो एल्केन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये देखिए, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने दिए। ठीक इसी तरह अगर वाइनिल हैलाइड की बात भी करें तो यहाँ पे क्लोरीन के पास जो लॉन पेयर हैं वो डिलोकलाइज होते रहते हैं, और डिलोकलाइज होने की वजह से यहाँ भी पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जो कि ब्रेकअप होना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा गौर करना है कि हेलोएरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा सा मुश्किल वे में देती है, यानी कि ड्रॉस्टिक कंडीशन में देती है कंपेयर टू हेलो एल्केन। दूसरा रीज़न अगर हम देखें तो डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड। यहाँ पर देखिए, ये एरिल हैलाइड है और ये क्या है, एल्किल हैलाइड। एरिल हैलाइड में यहाँ sp2 कार्बन है, यहाँ पर sp3 कार्बन है। तो जाहिर सी बात है कि sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, यहाँ पर 177 है, 169 है, 169 पिकोमीटर। तो यहाँ पर लिटिल मोर शॉर्टर, यानी कि यहाँ एरिल हैलाइड में कार्बन क्लोरीन या कार्बन हेलोजन बॉन्ड थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के कंपैरिजन में। इसलिए थोड़ा सा इसे ब्रेकअप यानी कि टूटने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, यानी कि हेलोजन यहाँ आसानी से बाहर लिविंग ग्रुप के फॉर्म में नहीं जा पाता, राइट। तीसरा पोलैरिटी, ठीक है। ये रहा एरिल हैलाइड और ये रहा एल्किल हैलाइड। हमें पता है कि यहाँ sp2 हाइब्रिडेशन है या sp3 हाइब्रिडेशन है। sp2 हाइब्रिडेशन में s कैरेक्टर ज़्यादा है, जबकि sp3 हाइब्रिडेशन में s कैरेक्टर कम है, ठीक है। अब s कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर आसानी से ये बॉन्ड टूटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो द sp2 हाइब्रिड कार्बन ड्यू टू ग्रेटर s कैरेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन अ sp3 हाइब्रिड कार्बन। Therefore, the sp2 hybrid carbon of carbon halogen bond in aryl halide or vinyl halide has been tendency to release electron to the halogen than a sp3 carbon। यानी कि यहाँ पर ये आसानी से हेलोजन को इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, तो ये बॉन्ड टूटना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसको एक एविडेंस और सपोर्ट मिलता है इनके डाइपोल मोमेंट के वैल्यू में, ठीक है। दिस इज सपोर्ट बाय द ऑब्जर्वेशन दैट द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज जस्ट 1.69 d एज कंपेयर टू डाइपोल मोमेंट ऑफ मेथिल क्लोराइड दैट इज 186, ठीक है। तो हम बोल सकते थे हेलोजन एटम
प्रेजेंट इन एरियल हैलाइड कैन नॉट बी इजीली डिस्प्लेस बाय न्यूक्लियोफाइल, यानी कि आसानी से ये एरियल हैलाइड में हेलो हैलाइड आयन डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। यानी कि हेलो एरीन कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज लेस पोलर, यहाँ पर क्या बोलेंगे, इज लेस पोलर एंड हैंस हेलोजन कैन नॉट बी डिस्प्लेस इजली बाय न्यूक्लियोफाइल, यानी कि यहाँ पर आसानी से ये डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ एक रीज़न ये भी बोल सकते हैं कि पॉलरिटी और नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ अगर देखें तो फोर्थ आप देखिए कि इंस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटायन। इन हेलोअरीन एंड वाइनिल हैलाइड द फेनिल कैटायन और वाइनिल कैटायन फॉर्म्ड as a result of self ionization is not stabilized by resonance because the sp2 hybrid orbital of carbon having the positive charge is perpendicular to the p orbital। यहाँ पर देखो, अगर सेल्फ आयोशन के द्वारा अगर फेनिल कैटायन बनेगा, इस तरह वाइनिल कैटायन बनेगा, तो वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं सकता, ठीक है, और आ भी जाए तो वो स्टेबल रेजोनेंस उसको कर नहीं पाएगा, और रेजोनेंस कर नहीं पाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटायन हो जाएगा। यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। सिंस एरिन एंड वाइनिल हैलाइड आर इलेक्ट्रॉन रिच, हमें पता है कि एरिन और वाइनिल हैलाइड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ठीक है, क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। जनरल सी बात है, पाई बॉन्ड तो यहीं है, तो वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। इस पर अटैक करने के लिए क्या करते हैं, रिपल करते हैं, जिससे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, जैसे कि रेजोनेंस इफेक्ट हुआ, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हुआ, पॉलरिटी हुआ, इंस्टेबिलिटी हुआ और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ये सभी रीज़न है जो कि एरियल हैलाइड और वाइनिल हैलाइड को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति लेस रिएक्टिव बनाते हैं। चलिए ठीक है, अब हम कुछ इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं फिर भी हेल्बेरिन की, जो कि ड्रॉस्टिक कंडीशन में होती है। ठीक है, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप ड्यू टू लो रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलाइड अकर अंडर ड्रॉस्टिक कंडीशन। जैसा कि हमने कहा कि ये रिएक्शन किस कंडीशन में होती है, ड्रॉस्टिक कंडीशन, यानी कि थोड़े मुश्किल कंडीशन में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, क्लोरोबेंजीन को जब 6 से 8% एक्वस सॉल्यूशन किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है, कितने टेम्परेचर पर, 623 केल्विन, 300 एटीएम प्रेशर। यानी कि ये देखो कितनी कंडीशन हमने अप्लाई कर दी, टेम्परेचर भी दे रहे हैं, प्रेशर भी दे रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ड्रॉस्टिक। तो यहाँ पर वाटर और NaCl के रिमूवल से सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड का फर्दर एसिडिफिकेशन कराया जाए तो यहाँ पर फिनॉल बनता है, यानी कि दिस इज़ द मैन्युफैक्चरिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। यानी कि इस रिएक्शन से फिनॉल बनता है और इस रिएक्शन का नाम है डाउ प्रोसेस। इस रिएक्शन को कहते हैं डाउ प्रोसेस। तो ड्रास्टिक कंडीशन क्या हो गई, टेम्परेचर, प्रेशर, ये दोनों हमने बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में दिए हैं, इस वजह से ड्रास्टिक कंडीशन क्या कहलाती है। ठीक है, देखिए अब ड्रॉस्टिक कंडीशन अगर यहाँ पर है, तो ड्रॉस्टिक कंडीशन को कम करने के लिए अगर हम इस बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप जोड़ दें, जैसे कि नाइट्रो हो गया, साइनो हो गया, तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे हेलोजन को न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट के लिए तैयार कर देंगे, यानी कि आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, जिससे कि न्यूक्लियोफाइल हैलाइड आयन तक पहुंच जाए और आसानी से उसे क्या कर दे, वहाँ से हटा दे। तो यहाँ देखिए, या चौथी पोजीशन पर यानी पैरा पोजीशन में मैंने एक नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया। नाइट्रो ग्रुप अगर जोड़ा तो यहाँ NaOH कितना परसेंट रह गया, 15%। ठीक है, NaOH क्या ले लिया, 15%, जबकि टेम्परेचर कितना डाउन हो गया, 443, पहले कितना था, 623। एसिडिफिकेशन के बाद हमने क्या बना दिया, 4 नाइट्रोफिनॉल। यहाँ देखिए पैरा के साथ मैंने ऑर्थो पर भी जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर टेम्परेचर कितना रह गया, 368, यहाँ पर कितना था, 443। एसिडिफिकेशन के बाद क्या बन गया, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। लेकिन अगर मैं तीनों पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दूँ तो केवल वाटर और 323 केल्विन टेम्परेचर पर ही ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर रिंग में प्रेजेंट होगा तो वो
आसानी से न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, हैलाइड आयन तक पहुंचा देगा, जिससे कि आसानी से वो हैलाइड आयन वहाँ से क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ड्रॉसी कंडीशन हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड रिएक्शन देखें हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो एरीन यानी कि एरिल हैलाइड की सबसे अच्छी रिएक्शंस कौन सी मानी जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Haloarine undergo the usual electrophilic substitution reaction of the benzene ring, such as halogenation, nitration, sulfonation and Friedel-Crafts reaction. Halogen atom is slightly deactivating. अब यहाँ पर देखो बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो ग्रुप की सबसे अच्छी जो रिएक्शन मानी जाती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही मानी जाती है। ठीक है, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑर्थ और पैरा प्रोडक्ट बनता है। इसको भी हमने पहले देख लिया है, क्योंकि रेजोनेंस अगर हमने स्टडी किया था पहले भी, तो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थ और पैरा पोजीशन पर ही इंक्रीज हो रही है, और ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंक्रीज होना ये साबित करता है कि आने वाला ग्रुप कहाँ आकर जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही जुड़ेगा। यानी कि एरियल लाइट की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग नहीं होगा। देखिए पहली रिएक्शन हेलोजिनेशन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ एनाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस लुईस एसिड के प्रेजेंस में की जाए, तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पर क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें देखनी है कि सिमेट्रिकली कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा और कौन सा स्टेबल होगा। यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट स्टेबल होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये ज़्यादा क्वांटिटी बनेगा इसलिए मेजर प्रोडक्ट, और ये माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा नाइट्रेशन में देखें तो HNO3 के साथ रिएक्शन कराओ, किसके प्रेजेंस में, कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये माइनर और ये मेजर, यानी कि नाइट्रो ग्रुप ऑर्थ और पैरा पोजीशन में जुड़ जाएगा और पैरा वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। थर्ड सल्फोनेशन, यानी कि सल्फोनिक ग्रुप का एडिशन ऑर्थ और पैरा पोजीशन पर, ये देखिए ऑर्थ और पैरा, ये मेजर और ये माइनर। तो ये हमेशा जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगी बेंजीन रिंग के द्वारा, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है एरियल हैलाइड में हमेशा ऑर्थ और पैरा प्रोडक्ट ही बनेगा। ठीक है, चौथी देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट दो टाइप की होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में कोई एल्किल ग्रुप ऐड होता है ऑर्थ और पैरा पर, जबकि फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन में ऑर्थ और पैरा पर कोई एसिटल ग्रुप ऐड होता है। ठीक है, हमेशा पैरा प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। ठीक है, नया नोमेनक्लेचर में हम पहले देख चुके हैं 1-chloro-2-methyl बेंजीन। ठीक है, 1-chloro-2-methyl बेंजीन, राइट, या फिर ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, क्योंकि एरिल हैलाइड पर मेथिल ग्रुप का प्रेजेंट होना क्या साबित करता है कि वो टोलुइन है। ठीक है, यहाँ देखो क्लोरो एसिटोफिनॉन क्लोरोबेंजीन, यानी एरिल हैलाइड पर एसिटल ग्रुप का प्रेजेंट होना एसिटोफिनॉन रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चार टाइप की हो गई, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, चलो तीसरी रिएक्शन, पहली रिएक्शन तो देख लिया हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्रॉस्टिक कंडीशन में, दूसरी देखी हमने अभी अभी कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और तीसरी रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, हेलोएरिन भी क्या कर देता है, मेटल के साथ रिएक्शन देता है। जैसे कि यहाँ हमने ले लिया एक मिक्सचर लेंगे एरिल हैलाइड का और किसके साथ, एल्किल हैलाइड में। ठीक है, ए मिक्सचर ऑफ एन एल्किल हैलाइड यानी कि RX एन एरिल हैलाइड गिव एन एरल्किल एरिन। ठीक है, ट्रीटेड विथ सोडियम इन ड्राई ईथर, यानी कि एक तरह से ये वुड्स रिएक्शन है, लेकिन इसका नाम हो गया वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि जब हम एक एरिल हैलाइड और एक एल्किल हैलाइड को किसी एक्टिव मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हीट अप करते हैं, तो वहाँ क्या बन जाएगा, एल्किल एरिन, एल्किल ये रहा, एरिन ये रहा, एरिल एल्किल एरिन। ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा, NX। दिस इज नेम्ड रिएक्शन और ये कहलाती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, जब एरिल हैलाइड आल्सो गिव एनालॉगस कंपाउंड, यहाँ एक एनालॉगस कंपाउंड बनता है व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम एंड ड्राई ईथर। ठीक है,
जब दो एरिल ग्रुप को किसी एक्टिव मेटल के साथ ईथर की प्रेजेंस में गर्म किया जाएगा तो वहाँ एक एनालॉगस कंपाउंड बनेगा जिसे कहते हैं डाइफेनिल। क्या कहते हैं? यानी कि दो बेंजीन रिंग आपस में इस पोजीशन पर आकर अटैच हो जाएगी और एक एनालॉगस कंपाउंड बनाएगी जिसे कहा जाएगा डाइफेनिल। साथ में निकल जाएगा 2NX।